दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम जो पिछली सक्षमता परीक्षा 2.0 हुई है, उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें से हम हिंदी भाषा का विश्लेषण करेंगे। जो परीक्षा में पूछे गए हैं ये आने वाली आगामी परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। और सक्षमता में ही नहीं बल्कि यूपी टेट, सी टेट, VPSC TRE4, सुपर टेट सक्षमता परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हिंदी भाषा के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आज श्रृंखला को हमने शामिल किया हूँ। देखेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट था। हिंदी भाषा को हमने आज सेलेक्ट किया हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। कहने का मतलब है इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है। क्या है? तत्सम। पहला ऑप्शन है राव, दूसरा है खेत, तीसरा है दाहिना और चौथा है कवि। तो दोस्तों सोच समझ के बताइएगा आप लोगों का आंसर इसका क्या होना चाहिए। कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम है। देखिएगा, राव, खेत और दाहिना, ये तीनों शब्द जो हैं ये तद्भव हैं। क्या है? तद्भव। इसलिए ऑप्शन नंबर इसके ए ऊपर के तीनों नहीं होंगे। कवि जो शब्द है ये एक प्रकार का तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला चौथा इसका ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कहीं ना कहीं फिर से टकराएगा, इसलिए देख के चलिएगा। आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको फिर देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। किस चरित्र पर बात किया था? पहला ऑप्शन है राक्षस पर, दूसरा है सिंहहरण पर, तीसरा है एनिस्क्राटिडीज पर और चौथा है वरुचि पर। तो दोस्तों चंद्रगुप्त ने जो बात कही थी वो इनमें से ऑप्शन नंबर चौथा वरुचि जो है सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वरुचि। इसलिए ऑप्शन नंबर का चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है। पहला है आकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया, तीसरा है एक से अधिक विकल्प सही हैं और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कर्मवाच्य क्रिया होती है उसमें दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है आकर्मक और दूसरी होती है सकर्मक। कौन सी होती है? सकर्मक। तो इसलिए ऊपर के दोनों ऑप्शन ना हो करके तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक से अधिक विकल्प सही है, मतलब ऊपरा पहले वाला भी सही हो जाएगा और दूसरा वाला भी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, इसे टिक कर लीजिएगा इसको। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। पहला है कृत्यवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कहा है रमा से रोया नहीं जाता। किससे रोया नहीं जाता? रमा से रोया नहीं जाता। इसलिए इसमें कौन सा वाच्य आपको समझ में आ रहा होगा?
वो भाव अपना प्रकट कर रही, उससे रोया नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा भाववाच्य सही जवाब हो जाएगा। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, जब ऐसे वाच्य आ जाएं तो उनमें आप लोग भाववाच्य को टिक कर दीजिएगा, आपका जवाब सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? पहला है वाच्य, दूसरा है कर्ता कहेंगे, तीसरा क्रिया कहेंगे और चौथा संज्ञा कहेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो क्रिया के कथ्य रूप होता है उसको हम लोग कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। क्रिया के कथ्य रूप को हम लोग वाच्य कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, फिर अगली बार प्रबल संभावना है पूछे जाने की। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है वचन, दूसरा है बोली, तीसरा है बोलने का विषय और चौथा है कहावत। तो दोस्तों जो वाच्य होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वाच्य से असमर्थता और निषेधार्थ का बोध होता है? पहला ऑप्शन है कृत्यवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है अकृत्यवाच्य और चौथा है भाववाच्य। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा गुरुजी, असमर्थता और निषेधार्थ का जो बोध होगा वो हो जाएगा, कृत्य से नहीं होगा, कर्म से भी नहीं होगा, अकृत्य कोई होता ही नहीं है। भाववाच्य इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो है, आयोग ने इसको सही माना था और बहुत लोग अकृत्यवाच्य लगा के आए था, उनका ऑप्शन गलत हो गया था। तो आप लोग असमर्थता और निषेधार्थ का जो बोध है वो भाववाच्य के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा जो है सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है राम और सीता आई थी, दूसरा है तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं, तीसरा है विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ, तीसरा है मेरे लिए पढ़ता हूँ। देखिएगा, राम और सीता आई थी, ये आई थी क्या होता है? राम और सीता आए थे, तुम्हारे भाई और भतीजे विद्वान हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तुम्हारे भाई और भतीजे विद्वान हैं, विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, स्वीकार किया गया। मेरे लिए पढ़ता हूँ, ये मेरे लिए क्या पढ़ता हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तुम्हारे भाई भतीजे विद्वान हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, दूसरा है वह लड़की को बुलाओ, तीसरा है मैं गाने का अभ्यास करता हूँ और चौथा वह दंड देने के योग्य है। तो वह विद्यार्थियों में शास्त्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, नहीं होना चाहिए। वह लड़की को बुलाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ,
इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अगला है वह दंड देने के योग्य है। दंड को योग्य थोड़ा ना होता है। ऑप्शन इसका चौथा भी सही गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलता हूँ, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है CDP से रिलेटेड है, भाषा। नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न है एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में डैश डैश डैश। ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। ठीक है। दूसरा है अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तीसरा है विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। चौथा है शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। देखिए, ऐसा आप लोगों को ऑप्शन चुनना है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए, कोई भी छूटे ना। इसमें कहा है, पहला ऑप्शन कहा है कि भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करनी। ठीक बात है, केवल भाषा सिद्धांत से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला काट दीजिएगा। दूसरा, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। क्या अलंकारिक भाषा से विकसित हो जाएगी समझ? ये भी गलत ऑप्शन है, केवल एक नहीं लेकर चलना है। चौथा ऑप्शन है शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। क्या शुद्ध भाषा प्रयोग से ही आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी? नहीं, ऑप्शन चौथा भी काट दीजिएगा। इसका ऑप्शन कौन सा समझ हो जाएगा? विभिन्न संदर्भों में। ये पॉजिटिव आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा, विभिन्न संदर्भों में भाषा की प्रयोग क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। ये ऑप्शन सबसे सटीक बैठ रहा है और सबको समाहित करने वाला ऑप्शन है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर तीसरे के पास जाएंगे और सही जवाब हो जाएगा। ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन ऑप्शन टिक करना होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी को सम्मिलित किया जा सके और बच्चों की समझ के जो है अनुसार होना चाहिए। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, कहीं ना कहीं फिर आपको CDP में टकराएगा, पेडागोजी में। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं? संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। पहला ऑप्शन है बहुभाषिक बच्चों की भाषाएं होती हैं एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती हैं। तीसरा, हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहना चाहिए। और चौथा है बहुत गंभीर समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं। देखिए कैसे इसको हम उत्तर तक पहुँचेंगे। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की जो भाषाएं होती हैं बहुत गंभीर समस्या है, यह निगेटिव वर्ड है, बहुत गंभीर समस्या है। अगर बच्चों की जो भाषा है गंभीर समस्या के रूप में हम लेंगे, बच्चों की भाषा जो होगी ये गंभीर अवस्था में लेंगे? कतई नहीं, ये निगेटिव वर्ड है। अगला है हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। हम भाई कक्षाओं से बाहर क्यों कर देंगे? बच्चा सभी समान है, हिंदी भाषा को भी सम्मिलित करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही जवाब नहीं होगा। यह एक जटिल समस्या है, मतलब बच्चों की भाषाएं जो है जटिल समस्या है, यह भी एक निगेटिव वर्ड है, दूसरे के पास भी हम लोग नहीं जाएंगे। इसका जो है ऑप्शन नंबर पहला देखिएगा आप लोग, सटीक जवाब बैठ रहा है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके रूप में? संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, पेडागोजी का सवाल अच्छा था, टिक कर लीजिएगा, कई बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। अगला फिर CD पे सवाल है, देखिएगा किस तरह से बनेगा। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा के मुहावरों
और लोकोक्तियों को जान सकें। दूसरा है विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तीसरा है तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। और चौथा हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सकें। देखिए, किसी भी भाषा के नियम बनाना या निगेटिव वर्ड है, नियम नहीं, इसकी समस्या, भाषा को प्रयोग करना हमको सिखाना है। तो ऑप्शन चौथा काट दीजिए, नियमावली आ गया, निगेटिव वर्ड है, हटाइए इसको। दूसरा है तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी हो प्रयोग कर सकें। ये तत्सम प्रधान भाषा कौन सी होती है, इसको भी हटाइए, स्पेशल को नहीं लेना है हमको। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियों को जान सकिए। देखिए, मुहावरों और लोकोक्तियों से काम नहीं चलने वाला, इसको भी हटाइए। तो हमारे पास पॉजिटिव कौन सा ऑप्शन है, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रयोग करना हम लोग सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसा हमको ऑप्शन चुनना है जिससे सभी ऑप्शन को सम्मिलित कर सके और बच्चों के सफल कारगर के लिए साबित हो, ऐसा हम लोग हमें एक्टिविटी करानी है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समास कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 4, तीसरा है 8 और चौथा है 7। तो दोस्तों कहा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, अव्ययभाव होता है, फिर तत्पुरुष होता है, फिर द्वंद्व होता है, फिर द्विगु होता है, फिर कर्मधारय होता है और फिर बहुव्रीहि होता है। तो हिंदी भाषा में 6 जो है समास की बात बताई गई है। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है कर्मधारय समास और पांचवा है बहुव्रीहि समास। कौन समास होता है, बहुव्रीहि समास। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। कहा गया है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे, विधेय कहेंगे कि क्रिया कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर वाक्य के बारे में किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है औषधि शब्द है कैसा है, तत्सम है पहला, दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज है, चौथा विदेशज है। तो आपको याद होना चाहिए जो औषध शब्द है वो कैसा शब्द है, वो एक तत्सम शब्द है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। औषधि कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, इसलिए ऑप्शन पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए किस विशेषण का उदाहरण है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो आप लोगों को याद होना चाहिए थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए। जो थोड़ी शब्द है, थोड़ा, बहुत, कुछ, जब ऐसे शब्द आ जाए, परिमाणवाचक शब्द आ जाए तो कौन सा विशेषण होता है, गुणवाचक। जहाँ पर गुण की विशेषता बताई जाए वह मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, परिमाणवाचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, परिमाणवाचक। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा।
संख्यावाचक जानते ही होते हैं, सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तथा विशेषताएं बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण जानते ही हैं आप लोग। तो परिमाणवाचक विशेषण जो क्या हो जाएगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ऐसी जब गणना जब की जाती है तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी उड़ रहे हैं, पंछी जो है उड़ रहे हैं, कहने का मतलब है किस काल का उदाहरण है। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि पंछी उड़ रहे हैं ये कैसा हो जाएगा। ये भूतकाल मतलब बीत चुका है, इसलिए इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, भूतकाल पे नहीं जाएंगे। भविष्यत काल होता है जो आने वाला होता है, इसलिए इस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे। इनमें से का कोई का जिक्र उठता ही नहीं है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा सटीक बचा, ऑप्शन इसका पहला वर्तमान काल सही जवाब हो जाएगा। पक्षी पेड़ पर चाहे उड़ रहे हैं या पंछी उड़ रहे हैं, ये वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। देखिए ये सक्षमता परीक्षा के लिए ही नहीं, ये जितने भी आपके कंपटीशन परीक्षाएं हैं, वनडे एग्ज़ाम है, जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाने वाली है, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा और आपकी कंपटीशन को मजबूत करेंगे और कुछ ना कुछ देकर जाएंगे, इसलिए कंटेंट को ज़रूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्ष का विलोम शब्द है। पहला है उत्साह, दूसरा है हास्य, तीसरा है विषाद और चौथा है परिहास। तो दोस्तों जो हर्ष का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा विषाद सही शब्द हो जाएगा। हर्ष क्या क्या हो जाएगा, विषाद इसका विलोम हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला है पुरातन का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन है प्राचीन, दूसरा है पुराना, तीसरा है नवीन और चौथा है प्राच्य। तो दोस्तों पुरातन माने होता है पुराना, क्या होता है पुराना, और पुराना का विलोम क्या हो जाएगा नया, और नया का तत्सम क्या हो जाएगा नवीन, क्या हो जाएगा नवीन। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। पुरातन का विलोम होता है, पुरातन का अर्थ हो जाएगा पुराना और पुराना का विलोम हो जाएगा नया और नया का तत्सम हो जाएगा नवीन। इसलिए ऑप्शन इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काम का न काज का दुश्मन अनाज का लोकोतियों का अर्थ होगा। कहने का मतलब है लोकोतियाँ दी गई है, काम का न काज का दुश्मन अनाज का लोकोतियों का जो है अर्थ कैसा होगा। पहला ऑप्शन है कामकाजी व्यक्ति होगा, दूसरा है खूब काम करना हो जाएगा, तीसरा होगा दूसरों पर बोझ बनकर रहना और चौथा होगा कम खाना। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है काम का न काज का दुश्मन है अनाज का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरों पर बोझ बनकर रहना। मतलब करने का काम कुछ नहीं करना और खाली मुली खाना खाना। तो वही कहना है दूसरों पर बोझ बनकर नहीं रहना है, सेल्फ डिपेंड रहना है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरों पर बोझ बनकर रहना। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है। पहला ऑप्शन है दाता दानी, दूसरा है भेड़ बकरी, तीसरा है लेखक कवि और चौथा है ब्राह्मण और ब्राह्मणी। तो दोस्तों दाता दानी ये कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए काट दीजिए इसको। भेड़ का बकरी के साथ कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होंगे। लेखक कवि गद्य पद्य की बात कर रहा है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग इसका भी कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर चौथा बचता है मात्र ब्राह्मण और ब्राह्मणी
जो हो जाएगा वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में, ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा जाने वाला है, जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव हों वे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है संदेहवाचक, दूसरा है संकेतवाचक, तीसरा है विस्मयादिबोधक और चौथा निषेधात्मक। तो दोस्तों जब ऐसे शब्द आ जाएं, हर्ष, घृणा, प्रेम, और ये ऐसे शब्द आ जाएं, हाय, हुए, तो ये शब्द कैसे होते हैं? ये सब होते हैं आप लोगों को विस्मयादिबोधक। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर विस्मयादिबोधक। तो दोस्तों ये क्वेश्चनों की श्रृंखला थी जो प्रीवियस क्षमता परीक्षा में पूछे गए थे। हिंदी भाषा का मैंने विश्लेषण किया। इसी प्रकार से बारी बारी सब्जेक्ट का मैं विश्लेषण करता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, अपने तैयारी को मजबूत करिएगा। ये सक्षमता में ही नहीं बल्कि जो भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार कंटेंट को देखिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिएगा। अपने माता पिता का सपना साकार करिएगा। तो देखें, थोड़ी मेहनत मेरे भी आपके भी लग जाए। कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग चैनल को लाइक करिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए ज्वाइन करिए टॉपर क्लासेस। फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज की वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।